हमारे साथ हैं। आइए डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र, आप अपनी बात हम सबके सामने रखिए। डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र। धन्यवाद सर, आपकी कड़कती हुई आवाज सुन के एक बार फिर बहुत अच्छा लगा। पिछली बार आपसे मुलाकात मध्य प्रदेश में हुई थी भाई मुकेश गौतम के साथ। आप लोगों के हाथों हम लोग सम्मानित हुए और आपका आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलता रहता है। आज के इस आयोजन के लिए आयोजकों का भी विशेष आभार। भाई रवि जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ शर्मा जी और तमाम हमारे पुरोधा, हमारे विद्वान साथी, आप सभी को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आज का विषय है हमारा कि हम निशंक जी की रचना धर्मिता पे, विशेष तौर पे उनकी जो किताब है कलाम की जीवनी और प्रबंधन को लेके, उसको लेके बात करें। तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा क्योंकि मेरे पास 10-15 मिनट का, जैसा कि सर ने आदेश दिया, समय है। एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एक टर्म, एक सवाल हमेशा से पूछा जाता है कि सपने, हम कोई सपना देखते हैं तो हम कहते हैं कि आज मुझे एक सपना आया। योगेंद्र सर, हम कहते हैं कि आज मुझे एक सपना आया। सवाल ये होता है कि सपना हमारे पास आता है या हम सपने के पास जाते हैं। ऐसा इसका उत्तर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपना देखना और सपने का आपके पास आना या आपका सपने के पास जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। दरअसल सपने भी उन्हीं के पास आते हैं जो अपने आप को उसके काबिल, उसके योग्य बना के रखते हैं। जैसा कि निशंक जी ने कहा ना कि कलाम साहब के शब्दों में कि सपना वही जो आपको सोने न दे। वे सपने नहीं जो आप सोते सोते देखते हुए हैं और उन सपनों से आप अपनी रात का मनोरंजन करते हैं। वो सपना सपना नहीं होता। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देंगे, और सोने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और ये प्रयत्नशीलता जो है आपकी जो कर्मठता है, निरंतर जूझते रहने की, लगे रहने की, कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आप सपने देखेंगे तो आपके जीवन में एक दिशा रहेगी, एक एम रहेगा, एक गोल रहेगा, जीवन को एक सार्थक अर्थ देने का आपके पास एक बहाना रहेगा। वैसे भी कहते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, उस जीवन को अर्थ से परिपूर्ण करना पड़ता है, चाहे आप सकारात्मकता के साथ करें, चाहे नकारात्मकता के साथ करें। लेकिन आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, जिनकी अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लिए मैंने, जब आदरणीय हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, आलोक भट्टाचार्य जी के साथ मैं उनसे काम कर रहा था। उस बीच हम बीए थर्ड ईयर में थे जब सर से मिलने का अवसर मिला था। इतना विराट व्यक्तित्व और इस तरह की उनकी सोच समझ और लेखनी, निश्चित तौर पे वो किसी के लिए भी प्रेरणादायी हो सकता है। निशंक जी जैसे खुद हम लोग उनको सुन रहे थे तो उन्होंने बताया कि पहली ही मुलाकात में किस तरह से उन्होंने उनको अपना बना लिया और उनसे जो है प्रेरित हुए। तो उनसे प्रेरित होना मतलब ये होता है कि वो आग, उसी तरह की आग, उसी तरह की सृजन की आग, उसी तरह की सेवा की आग कहीं ना कहीं निशंक जी के अंदर भी है, जो उन्हें उनके करीब लेके जाती है। और इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसकी तरफ आदरणीय योगेंद्र नाथ जी ने इशारा किया, कि इस पुस्तक को आप कहेंगे क्या। जैसे काशी का 80 एक किताब आई काशीनाथ जी की, और उस पर बहुत दिनों तक चर्चा होती रही कि ये क्या है, ये संस्मरण है, ये रिपोर्टाज है, या फिर ये उपन्यास है। अंत में वो अपने इंटरव्यू में काशीनाथ कहते हैं कि यादव, मतलब योगेंद्र यादव ने कहा कि तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं, और बाद में वो उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। तो कई बार कृतियों का इस तरह से विधाओं का समुच्चय हो जाता है कि ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इसे क्या मानें, इस कृति को आप क्या मानेंगे। इसमें जैसा कि सर ने कहा कि कहानी भी है, एक कहानी की तरह कहानी की तरलता है, मतलब ये निरंतर विकास कर रही है। उनके संस्मरण भी हैं, उनसे जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, और खुद का भावाद्वेग भी है, जो कि अलग अलग अवसरों पे उन्होंने उदाहरण के माध्यम से दिखाया है, खासतौर पे दूसरे खंड में। तो चूंकि समय कम है, खाली 2 चीजों को लेके मैं यहाँ पे अपनी बात विशेष तौर पे रखना चाहूंगा, जो पूरी किताब की एक तरह से का मूल भाव मुझे लिखा। एक तो जीवन की श्रेष्ठता,
और दूसरा जीवन की गुणवत्ता। मनुष्यता के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों को लेके किस तरह से आदरणीय निशंक जी बातें रखते हैं, विशेष तौर पे कलाम साहब को आइडेंटिफाई करते हुए, उनको एक तरह से उदाहरण में रखते हुए। और वे कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जैसे दर्शन शास्त्र में हम ये मानते हैं कि जैसे सौंदर्य होता है, वो जीवन में वास्तविकता का क्षेत्र नहीं होता, बल्कि उसका एक पहलू होता है। ठीक उसी तरह जो गुणवत्ता होती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लाइफ स्टाइल कह देते हैं, जीवन की जो गुणवत्ता है, वो भी सामाजिक सुरक्षा के समर्थन में एक तरह का लचीलापन है, विचारों की गतिशीलता का एक वाक्यांश है। और भौतिकता और आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत ज्यादा ये निर्भर करता है कि आप जीवन की गुणवत्ता को किस तरफ ले जा रहे हैं। आप उसे बहुत ज्यादा भौतिक बना रहे हैं या बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना रहे हैं। कलाम साहब के जीवन से देखेंगे तो उन्होंने दोनों के समन्वय की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ये शरीर है, अब आप इस शरीर को चाहे भोग का माध्यम बना दें, चाहे योग का माध्यम बना दें, त्याग का माध्यम बना दें, लेकिन माध्यम जरूरी है। मतलब ये शरीर ही है जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह जीवन भी है। तो जीवन की श्रेष्ठता और गुणवत्ता जिस चीज पे निर्भर करती है, उसके लिए वो एक शब्द देते हैं जो कि आज के समय में पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हो गया है, प्रबंधन, जिसके बारे में सर ने भी चर्चा कर दी। मैनेजमेंट, आप अपनी चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, और ये जो आपका जीवन का प्रबंधन है वही तय करेगा कि आपकी जीवन की श्रेष्ठता क्या होगी, और उस श्रेष्ठता के साथ साथ उसकी गुणवत्ता क्या होगी मनुष्यता के परिप्रेक्ष्य में। आज के वैश्वीकृत उपभोक्ता आधारित समाज में हमारी जरूरतें जो हैं हमेशा हमारी इच्छाओं से उलझ जाती हैं, और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ भी प्रबंधन की जरूरत है। जैसे वो अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से पैसों की कमी और दूसरी चीजों के बीच उनको ये समझ में आया कि किस तरह से जरूरतें पूरी की जाती हैं और इच्छाओं और जरूरतों में क्या अंतर है, किस चीजों को हम लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। मुझे प्रेमचंद की वो कहानी भी, ईदगाह भी वही नजर आती है कि जैसे बच्चे के पास कुछ सीमित पैसे हैं, वो मेले में घूम रहा है और अंत में वो तय करता है कि उसे क्या चाहिए। तो तमाम इच्छाओं के बीच से वो अपनी जरूरत का प्रबंधन करता है, जिससे उसके परिवार भी खुश होता है और वो भी खुश होता है, और वो उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है। तो वही संदेश जो है इस किताब से भी पकड़ रहे हैं। मतलब जड़ें देखिए उस बड़े कथाकार की तरफ भी जा रही हैं। जीवन दर्शन इतने बड़े राजनेता, इतने बड़े वैज्ञानिक का तो है ही। तो ये जो सादगी है जीवन की, और इस जीवन की सादगी का संबंध निरंतरता में जीवन के ज्ञान और विकास से उन्होंने जोड़ा है, और इसी को आगे चल के एक बड़े धरातल पे, बड़ी अवधारणा में, अंत में उन्होंने जीवन की स्थिति का नाम दिया है कि जीवन की स्थिति की दिशा, उसकी व्यवहारिकता और उसकी तार्किकता। इन तीन चार चीजों को उन्होंने कलाम साहब के जीवन के अलग अलग संदर्भों से जोड़ के प्रस्तुत किया है। और ऐसा करने के पीछे शायद उनकी निशंक जी की जो एक मूल भावना रही होगी, वो वैज्ञानिक, आर्थिक निगरानी के साथ साथ मनुष्यता के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन भी है, क्योंकि वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो कविताएं लिखते हैं, वो कहानियां लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर का जो साहित्यकार है, निश्चित तौर पे इन सारी चीजों को लेकर वे ज्यादा संवेदनशील हो जाते होंगे। तो इस तरह के उदाहरण उन्होंने ज्यादा पकड़ने की कोशिश की है। आर्थिक विकास में उन्होंने एक और चीज पे बहुत बल दिया है, और वो है तुलना से अलग मार्ग। मतलब आप तुलनात्मक होके अगर आर्थिक विकास की चर्चा ज्यादा करते रहेंगे तो वो स्थितियां अलग आपको नहीं कर पाएंगी, जिस तरह से वे आपको गुणवत्ता और श्रेष्ठता के मापदंड में अलग करना चाहते हैं। जैसे गरीबी से समृद्ध या समर्थक समाज की यात्रा कुछ भी आर्थिक मिथक नहीं है। मतलब आप इसको मिथक ना समझें कि अगर कोई समृद्ध है तो समृद्धि, जैसे आप पैदल सड़क पे चले जा रहे हैं, आप बड़ी शान और शौकत से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अपने आप में आप बड़े परिपूर्ण हैं, लेकिन आपके बगल से जैसे ही एक मर्सिडीज धूल उड़ाते हुए निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर आप वो तुलना की स्थिति में आ जाते हैं और आप अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं। तो इस तरह की जो कंपैरेटिव स्टडी है क्षमताओं की, कहीं ना कहीं वो उसका भी विरोध करते हैं। और
उन्हें लगता है कि जो अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर की लगातार बात होती है, शायद इस तुलना के पक्ष में भी होती है कि उनके यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, अमेरिका में कितनी है, भारत में कितनी है। और बीच में एक पैमाना आर्थिक क्षेत्र में ये भी आया कि पर कैपिटा हैप्पीनेस का, कि हैप्पीनेस कितना है। ठीक है, आपके पास पर कैपिटा इनकम तो है, लेकिन आप सच में खुश कितने हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ जो है निशंक जी ने बार बार आप देखेंगे कि दूसरे सेक्शन में जब भी वो बात करते हैं इस तरह की तुलनाओं की, तो उसकी तरफ उनका जो है इशारा पूरी तरह से इसी बात पे रहता है कि इस तरह की तुलनाओं की तरफ हम लोग न जाएं। जीवन की गुणवत्ता, जैसा मैंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पश्चिमी विचार है उसी का एक तरह का अनुवाद है, लेकिन ये दार्शनिक मान्यताओं की विपरीत दिशा है जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की। इस पुस्तक में एक आत्म प्राप्ति की विस्तृत अवधारणा भी मुझे दिखाई दी, जो मानवतावादी अर्थव्यवस्था के मार्ग पे हमको लेके जाती है। अगर आप अर्थशास्त्र के संबंध में जो भारतीय चिंतक रहे हैं, खासतौर पे अमर्त्य सेन के, सभी तो नहीं लेकिन कुछ पक्षों को पकड़े, तो वो निश्चित तौर पे उस तरफ इशारा जरूर करते हैं कि हमको कहीं ना कहीं एक मानवतावादी अर्थव्यवस्था के मार्ग पे आगे बढ़ना होगा, जहां पे हम आत्म प्राप्ति की एक विस्तृत अवधारणा बना सकें। तो ये जो आत्म प्राप्ति की अवधारणा है, वो अपने आप को न केवल टटोलने बल्कि स्व के विस्तार की बात करती है कि आपके स्व में आपका परिवेश भी शामिल हो, वो गाय भी शामिल हो जिसके लिए आप भोजन करने से पहले एक रोटी निकाल देते हैं, वो चिड़िया भी शामिल हो जो माँ की थाली से आके चुपचाप चावल बिन के खा लेती है, जिसको कलाम साहब अपने बचपन में देख रहे हैं। तो इन सारी चीजों के साथ वो कहीं ना कहीं एक यात्रा की बात कर रहे हैं, जो आत्म प्राप्ति और विस्तार की अवधारणा की बात होगी, जो जीवन की एक बेहतर गुणवत्ता के लिए समाज और प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने वाली बात भी है, जिसे मैंने एक शब्द में कहा कि स्व के विस्तार की बात, कि आप अपने आप को ही इतना, अपने स्व को इतना विस्तृत कर लीजिए कि उसमें आपका पूरा परिवेश समा जाए। जबकि आज का जो समय है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड हो गया है, मतलब सारा कंजम्पशन अपने लिए, सारी सोच अपने लिए, सारे विचार अपने लिए, ये जो पश्चिम की अवधारणा है, निश्चित तौर पे वे हमारे लिए अच्छी नहीं है, इस भूमि के लिए अच्छी नहीं है, हमारी जो सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, उसके लिए अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन जड़ों से भी जुड़ने का प्रयास निशंक जी करते हैं, और उदाहरण के केंद्र में कलाम साहब का जीवन रखते हैं, और उनके उदाहरणों के माध्यम से वो ये साबित भी करते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जड़ताओं से जुड़ना। जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक विवेकपूर्ण तरीके से अपनी आत्मशक्ति को पहचानना और उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हुए अपने परिवेश के साथ आगे बढ़ना, अपनी चीजों पे गर्व करना, ये सारी शिक्षा जो है निशंक जी जो है निचोड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एक तरह से जिसे हिंदी में कहते हैं रेखांकित कर रहे हैं। लगातार ये कुछ आर्थिक पक्षों के ऐसे दायरे थे जिसे गुणवत्ता, प्रबंधन और जीवन की श्रेष्ठता, इन चीजों के माध्यम से वो